ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसको प्रोपोगेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी चीज है एरर है तो उसको ऐसे लिखते हैं, कोई भी मेजरमेंट, जैसे मैं लेंथ का कोई मेजरमेंट लिख रहा हूँ तो मैं कुछ इस हिसाब से लिखूंगा। समझ लो कि लेंथ मैंने मेजर की 25, तो प्लस और माइनस में समझ लो कि मैं लिखता हूँ 0.5। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर है, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर। ओके, तो इस हिसाब से कोई भी चीज लिखते हैं, या फिर बार यहाँ परसेंटेज भी लिखते हैं, तो समझ लो परसेंटेज लिखे तो यहाँ 0.50 या फिर अपने हिसाब से जो भी परसेंटेज है वो लिख देना। अभी मैं यहाँ अपने हिसाब से 0.5 रैंडम लिख रहा हूँ। अब यदि एक बार, मैंने लास्ट टाइम बताया था, एरर एक टाइप का ऐसा है कि एक बार घुस गई तो बाद में वो मल्टीप्लाई और एडिशन ही होगी, वहां डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन नहीं होगा एरर में। एरर कभी डिवाइड नहीं होती, एरर ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है या एडिशन होती है। अब बोलेगे सर एरर का डिफरेंशिएट कैसे करें, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको हम इस काफी बार ये टॉपिक को प्रोपोगेशन ऑफ एरर भी ऐसा सिंबल या वर्ड यूज करते हैं काफी सारे टीचर्स, तो एक ही ये वो कुछ नया टॉपिक है नहीं प्रोपोगेशन। मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो जनरली एनसीईआरटी के जो वर्ड हो गए ना वही यूज करूंगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। ओके, जस्ट 1 मिनट में थोड़ी इंक चेंज कर लो। ओके, सो एरर्स इन एडिशन, एडिशन कैसे करें। यदि समझ लो मेरे पास दो क्यूब है, या फिर अपने हिसाब से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ कि दो लकड़ी है, मैंने, या फिर ऐसे समझ लो कि इस लकड़ी को किसी ने मेजरमेंट करने को मैंने बोला, कोई मेजरमेंट, ओके, एक ये लड़की, सॉरी, एक लेंथ ये है और ये लेंथ ये है, तो इसकी वैल्यू में लिखता हूँ जनरली 2 प्लस और माइनस, समझ लो कि रेंडमली कोई भी वैल्यू लिख लेते 0.22। ओके, अब ये जो लेंथ हुई ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है, सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड लकड़ी की जो लेंथ है समझ लो अपने हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं 3, तो 3 प्लस और माइनस 0.03, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है, थोड़ा इजी परसेंटेज मल्टीप्लाई डिवाइड इजी हो इसलिए मैंने आपको वैल्यू इस हिसाब से ली है। अब यदि मैं दोनों को ऐसा बोलूं कि दोनों की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी होगी, वो मुझे यदि लिखना है टोटल लेंथ, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ L1 प्लस L2, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ है L2, तो दोनों का एडिशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल चीज है, पहले मैं एडिशन करूंगा ये वैल्यू का, तो 2 प्लस 3 प्लस और माइनस, बाद में मैं एडिशन करूंगा ये वैल्यू का, तो 0.02 प्लस 0.03 मीटर, तो एडिशन होगा तो 2 प्लस 3 5 प्लस और माइनस 0.2 0.3, तो उसका एडिशन होगा तो 0.000, सॉरी 0.05। ओके, तो ऐसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस 0.05%, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये आपका एडिशन हुआ, बहुत इजी है। एडिशन का कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली क्या किया मैंने, ये जो वैल्यूज थी पहले की वैल्यू से उसको एडिशन कर दिया, बाद में एरर का एडिशन किया, फाइनली एरर का एडिशन कैसे हुआ, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते, डायरेक्टली एरर का एडिशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 4 मैं आपको फॉर्मूला बेस यदि समझाऊं, फॉर्मूला बेस तो ऐसा लिख सकते हो, एरर, टोटल एरर इज इक्वल टू एरर इन फर्स्ट लेंथ एंड एरर इन सेकंड लेंथ, तो 0.02 प्लस 0.03, तो एडिशन होके 0.05। तो बच्चों अब ये तो समझ लिया कि एडिशन कैसे होता है, लेकिन डिफरेंशिएट करना है। समझ लो मैंने, किसी ने पूछा कि L1 माइनस L2 निकालो, अभी ये L2 बड़ा है इसलिए हम लिखेंगे L2 माइनस L1। तो समझ लो यदि किसी ने मुझे पूछा कि L2 माइनस L1 कितना होगा, तो बच्चों ध्यान दो, इसका मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हो रहा है वो करूंगा, यानी कि 3 और 2 का सब्सट्रैक्शन कर दूंगा, 3 माइनस 2 प्लस और माइनस, लेकिन ये जो एरर है ना उसका ऑलवेज एडिशन ही होगा, तो इसकी वैल्यू में लिखूंगा 0.02 प्लस 0.03। याद रखो बच्चों, एरर कर ऑलवेज एडिशन होती, एरर कभी सब्सट्रैक्ट होती नहीं है, तो यहाँ आंसर आएगा 1 प्लस और माइनस 0.05। क्लियर, तो सब्सट्रैक्शन ऐसे होगा,
आगे की जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू उसमें आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, लेकिन जो एरर है ये एरर्स थी, तो एरर के अंदर ऑलवेज एडिशन होगा। ओके, ऑलवेज एडिशन होगा बच्चों, इसमें कोई डाउट? सर એવું કેમ? एरर ऑलवेज ऐड होती है। एग्जांपल फॉर कॉमन चीज है, समझ ले कि मैंने एक मेजरमेंट करने को बोला है, कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट करने को बोला है, समझ लो इसके अंदर कोई क्वांटिटी है, कोई एक बंदा है उसको मेजर कर रहा है, उसके अंदर 0.5 एरर आई। एग्जाम्पल फॉर उसका वेट था 5 किलोग्राम, उसने मेजरमेंट किया तो 5.35 किलोग्राम हुआ। ओके, अब एक्चुअल वेट था 5 किलोग्राम, मेजर किया तो 5.35 हुआ। अब यदि कोई दूसरा 5 किलोग्राम में अंदर डाल दूंगा, 5 किलोग्राम अंदर डाल दूंगा और उसका जो मेजरमेंट था समझ लो 5.30 था, तो दोनों साइड एरर कितनी थी? 0.35 0.30। तो ये मैं यदि मैं समझ लो यदि मैं एडिशन करूंगा तो क्या होगा? ये तो 5 + 5 10 ही होगा, लेकिन यहाँ जो वैल्यू होगी वो एडिशन होगी 5.85। एडिशन में तो क्लियर था। अब समझ लो सब्सट्रैक्शन में समझाने का चाहे, क्योंकि आपको डाइजेस्ट खाली सब्सट्रैक्शन का ही नहीं होगा कि ऐसा क्यों सब्सट्रैक्शन में माइनस ही क्यों। ओके, वो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ सब्सट्रैक्शन करने का। कि एग्जांपल फॉर समझ लो आपने ऐसा मैं बोलूं कि उसमें मेजरमेंट किया था 5 किलोग्राम, उसकी जगह उसने 5.32 किलोग्राम मेजर हुआ। अब उसमें से मैं 2 किलोग्राम बाहर निकाल दूंगा और उसने जो मेजरमेंट किया था वो वैल्यू थी समझ लो 2.20। अब देखो चेंजेस कितना है, एरर यानी कि चेंज, तो चेंज कभी सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। इसमें इसने भी गलती की थी 0.20 की और इसने भी गलती की थी 0.32 की, तो ये दोनों जो है वो एक्चुअली गलती है और गलती ऑलवेज सब्सट्रैक्ट नहीं होती, समझ लो। इसलिए उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बच्चों? माइनस सॉरी सब्सट्रैक्ट एडिशन ही होगी, गलती ऑलवेज एडिशन में होती है। तो एरर यानी कि हमारी गलती जो एक्चुअली मेजरमेंट था उससे अलग वैल्यू, तो जो एक ने और दूसरे ने जो दोनों में जो एडिशन सॉरी दोनों ने एरर में जो गलती की है, मेजरमेंट में गलती की है, उस मेजरमेंट को ऑलवेज हम ऐड करेंगे, नहीं कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एरर ऑलवेज, एरर का ना, एक मिनट बेटा, एरर ऑलवेज क्या होगी? एडिशन ही होगी। क्लियर? यस सर। क्लियर। अब आप एग्जांपल ले लेते हो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सर सर हाँ बोलिए। सर एक डाउट છે हाँ ઉપર बोल ઉપર बेटा, हाँ बोल बोल। આપણે સર તમે એમ કીધું કે એરર હંમેશા પ્લસ થાય, તો પછી આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધો તો લેન્થ વાળો, તો એમાં સબટ્રેક્ટ કરીને જે આપણે મળ્યું 1 ± 0.05, તો સર એ જે રેન્જ મળે તો 0.5 to 1.05 થાય ને જે પ્લસ કરીએ તો? हाँ 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 हाँ। તો સર એ રેન્જ નો મીનિંગ એમાં શું, એનો કોન્સેપ્ટ શું છે સર? એ ના સમજાય. હા એ જ વસ્તુ છે। हाँ એનો मीनिंग શું છે બેટા कि આપણે જે मेजरमेंट करेलू ने वैल्यू, जो हमने मेजरमेंट की है ना वैल्यू, उसमें इतना रेंज का डिफरेंट है, प्लस और माइनस इतना। जैसे एग्जाम्पल फॉर में एक बंदा है उसको पूछ रहा है कितने परसेंटेज आएंगे, तो वो बोल रहा है 80%। ओके, या एग्जाम्पल फॉर एकदम मस्त एग्जाम्पल दे, चलो आपका 10th स्टैंडर्ड में हो ना, तुम्हें किसी ने पूछा कि मैथ्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं, किसी ने पूछा मैथ्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो 95 ± 1 हो सकता है। और दूसरे ने पूछा कि साइंस में कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो किसी ने बोला कि भाई 90 ± 2 हो सकते हैं। तो यहाँ तो उसने सब्सट्रैक्शन कर देंगे वैल्यू, जो एडिशन हुआ यानी कि ये हुआ 185, लेकिन चेंजेस कितना है? तो मैथ्स में भी ±1 का चेंजेस और साइंस में भी ±2 का चेंजेस, यानी कि उसका जो चेंजेस है ना वो 3 का है। टोटल एडिशन कितना हुआ? 3 का। वैसे यहाँ एक्चुअली मार्क्स हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वो भी मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि यदि जो रेंज है, आपने यदि टॉपिक ये जो टॉपिक क्लियर किया होता तो आपको पता होता ये एक्चुअली क्या है, रिलेटिव एरर डेल्टा ए। ये क्या है? डेल्टा ए। इसके अंदर क्या था कि वैल्यूज जो थी ना उसमें क्या हो रहा था, देखो हर बार हम ये वैल्यू को क्या करते थे? एब्सोल्यूट वैल्यू डालते थे। वैल्यू को क्या करते थे? एब्सोल्यूट के अंदर डालते थे। क्यों? क्योंकि यदि कोई वैल्यू माइनस में होती तो भी वो क्या हो जाती?
प्लस हो जाता। प्लस। तो यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ मैंने सब्सट्रैक्शन किया एरर्स के अंदर। एरर यदि मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, लेकिन वो एक्चुअली ये जो टर्म्स है ना आपके लिए मेजरमेंट में, ये टर्म्स वो डेल्टा ए है। और डेल्टा ए फाइंड करने में हम क्या करते थे, हर एक अलग अलग एरर्स का, एक मिनट, हर एक अलग अलग एरर्स का एडिशन करते थे एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर। और इसीलिए एब्सोल्यूट यस फॉर्म सर। में होने की हाँ वजह से ये वैल्यू ऑलवेज ऐड होगी, सब्सट्रैक्ट नहीं होगी बच्चों। क्लियर? ओके सर। क्लियर बाकी स्टूडेंट? यस सर। ओके। हाँ सर। तो ये जो टर्म्स था ना प्लस और माइनस के बाद का टर्म्स, वो उसका कॉन्सेप्ट समझ लो आगे के लेक्चर्स में से। आगे के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको वही समझा था कि डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या था, कि डेल्टा ए वन यानी कि सभी वैल्यू का मैग्नीट्यूड फॉर्म में एडिशन था, इसलिए सब्सट्रैक्शन की कोई यहाँ बात होगी ही नहीं। ओके चलो, क्वेश्चन है 2.8, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड देयर एरर। टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना बहुत इजी है, T2 माइनस T1 कर देंगे, T2 माइनस T1। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 50 माइनस 20 प्लस और माइनस, अब बोलो यहाँ क्या होगा, प्लस एडिशन 0.5 प्लस 0.5 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1। क्लियर? यस तो सर। 30 हाँ प्लस और माइनस 1, ये एक याद रखना है। एरर ऑलवेज इंग्लिश में। ओके, एरर ऑलवेज क्या होगी, ऐड होगी। एरर कभी सब्ट्रैक्शन। हाँ बोल। आज नेगेटिव आई सके -30 ના 30 ના છે એના બદલે ના આવી શકે ને બેટા, એ તો વાત કરું છું હમણાં કે એરર ઓલવેઝ એડિશન થાય, સબટ્રેક્શન ના થાય બેટા। हाँ ये वैल्यू ऑलवेज एडिशन में, प्लस में ही परसेंटेज होती, परसेंटेज कभी नेगेटिव होता है, इतना समझ लो आप। पहली चीज तो परसेंटेज ऑलवेज प्लस में ही होगा। यदि डेल्टा ए का हम परसेंटेज निकाले तो वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस। इसलिए तो हम बेटा लिख लेते हैं प्लस माइनस का मीनिंग, वो +5 आगे भी हो सकता है, प्लस -5 पीछे भी हो सकता है। वो एक रेंज दिखा रहा है कि 30 जब मैंने मेजर की, प्लस और -1 की मीनिंग वो या 29 हो सकता है या वो 30 हो सकता है, सॉरी 31 हो सकता है। ये जो प्लस और माइनस के पीछे जो टर्म्स है ना, वो क्या कहने का मीनिंग है कि या +1 या प्लस माइनस। यदि समझ लो कि यहाँ था 20 प्लस और माइनस 0.5, इसका मीनिंग या वैल्यू 19.5 या 20.5 के बीच में होगी। अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, सारी वैल्यू का एवरेज निकाला, और एवरेज निकालने के बाद ये हमने वैल्यू को लिखा था एरर। लेकिन ये इसकी रेंज दिखा रहा है। एरर यानी कि एक टाइप की रेंज, जो मेजरमेंट ने हमें गलती की, उस इतनी रेंज के अंदर हमारा आंसर हो सकता है। ओके સર, તો આન્સરમાં 30 પ્લસ ઓર -1 છે, તો એની જગ્યાએ એવું તો નહીં લખવાનું 21 to 31? नहीं 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 नहीं, ये साइंटिफिक फॉर्म में ना, 29 ના ના એ ના લખી શકે। એનું રીઝન શું છે બેટા, કે સાયન્ટિફિક ફોર્મમાં ના લખી શકાય। એકચ્યુઅલી આ રેન્જ આપણે આ છે ને એનું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ છે, તમે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં નહીં લખો ને આન્સર, તો પછી છે ને એક્ઝામ ની અંદર માર્ક હોવાના ચાન્સીસ થઈ જશે। ઓકે, કારણ કે હા આ વસ્તુ મેં તમને સમજાવવા માટે યુઝ કરેલી છે, બાકી 90% ફેકલ્ટીને પણ નહીં ખબર હોય કે એનું મીનિંગ શું છે। એ તો ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા બેઝ જ જશે કે ભાઈ એડિશન થઈ ગયું, એડિશનનું બસ, બીજું લાંબુ ડિટેલ્સ મને નહીં ખ્યાલ હોય તો ભાઈ તમારા માર્ક્સ જવાના ચાન્સીસ છે, यदि સ્કૂલના ટીચર્સને નહીં ખબર હોય તો। ઓકે, સમજવા માટે તમે કોન્સેપ્ટ યાદ રાખો ભાઈ 30 પ્લસ ઓર માઇનસ 1 નો મીનિંગ એ 29 to 31, બટ લખી ના શકો તમે ક્યારે। ઓકે, કારણ કે ઓફિશિયલી કે ડિક્લેર નથી કે ટેક્સ્ટ બુક માં કે આપેલું નથી એટલા માટે। ओके ઓકે સર। चलो नेक्स्ट टॉपिक मूट कर दिए। चलो सभी स्टूडेंट्स आवाज मूट कर दो। सो एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत अच्छी चीज है। एरर ऑलवेज मल्टीप्लाई होगी, डिविजन नहीं होगी। ओके, एरर ऑलवेज मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड नहीं होगी। और कैसे उसका यूजेस होता है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना यदि डिटेल में जाने बैठेंगे ना तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, राइट, और उसके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी। तो बेटर ये है, मैं आपको जो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है वो लिखा रहा हूँ, वो आप समझ लो। एग्जाम्पल 4 कि मुझे इसका एरिया निकालना है। ओके, इस पे रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल समझ लेते हैं, इसका एरिया निकालना है, जिसकी लेंथ है L और इसकी ब्रेथ है B। अब सिंपल सी चीज है, जो हम मेजरमेंट करते हैं वो ऑलवेज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसमें प्लस और माइनस एरर रहती है। तो एरिया का फॉर्मूला होगा L इंटू B।
यदि एल में कोई भूल है, बी में कोई भूल है, तो ए में भूल हो सकती है और वो होगी मल्टीप्लाई में, यानी कि एरिया जो होगा वो मल्टीप्लाई बेस में चेंजेस हो सकता है। अब एग्जांपल 4, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ, a इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो यदि उसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये जो वैल्यू होगी उसको इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। क्लियर? और यदि समझ लो कि हम डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल वॉल्यूम। टू, राइट ना, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ तो अब समझ लो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो उसका हम समझ लो कि फ्रैक्शन में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं। अब समझ लो ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन। अब डिविजन्स में क्या होगा, समझ लो कि मुझे रो का फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। एक चीज आपने देखी, यहाँ क्या किया मैंने, एडिशन किया। ऊपर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ जो टर्म्स है फ्रैक्शनल एरर ऑलवेज क्या होगी, ऐड होगी। अभी मैंने समझाया ना कि ऐड होगी, एरर ऑलवेज ऐड होती है। एक बंदे ने भूल की, ओके सर। दूसरे बंदे ने भूल की, तो दोनों की भूल प्रोग्रेशन में जाएगी। इसको इसलिए तो इसका नाम प्रोग्रेशन इन एरर बोलते हैं। ओके, एक्चुअली ये एरर इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो बस उसका कॉमन नेम है, एक्चुअल नेम क्या है उसका, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मीनिंग प्रोग्रेस हुआ, बढ़ता है। तो एरर ऑलवेज विल बी इंक्रीज। ओके, इफ यदि एल लेंथ के अंदर एरर है तो एरिया के अंदर भी एरर आएगी। अब ये क्लियर है ना सभी को? हाँ सर। ओके, यस तो यस एरर, सर। ओके मैं आपको एक एग्जांपल लूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ। वैसे थोड़ा डिटेल में जाना था, लेकिन ये जो फॉर्मूला कैसे बना ना, लेकिन उसके लिए ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो बेहतर यही होगा अभी आप ये फॉर्मूला जान लो खुद। ओके, एक्स्ट्रा टॉपिक है, वैसे कुछ काम का नहीं है, डेरिवेशन है, एग्जाम में नहीं आएगा या टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, लेकिन वो याद कराना, जब ऐसे टॉपिक हो गए ना, एक्स्ट्रा रिविजन कराता होगा तब मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अदरवाइज लेक्चर अभी यहाँ इस एक लेक्चर्स के अंदर एक टॉपिक में खत्म हो जाएगा। चलो 2.9 रेजिस्टेंस, ये अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लेना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने लिए रहे, बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ इसलिए। रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेर V इज इक्वल टू एंड I इज इक्वल टू दिया है। फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन R। वैसे आपको यहाँ फॉर्मूला दिया है, लेकिन अदरवाइज नहीं दिया होता तो भी आपको पता होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो हम ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में यदि लिखे, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। अब देखो हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर, हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज एरर। तो अब यदि परसेंटेज एरर करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल चीज है, हर एक को 100 100 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डेल्टा यस R सर। अपॉन R इंटू 100 तो परसेंटेज में आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100%। अब डेल्टा V कितना है आपको, तो ये आपको पता है डेल्टा V है, पता है ना सभी को, और ये होता है V। यस कोई सर। भी लेंथ है उसको ऐसे लिखते हैं ना, L डैश इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L। तो ये ओरिजिनल लेंथ है 100 और ये उसमें जो चेंजेस आया वो है, तो चेंज यानी कि डेल्टा। तो डेल्टा V कितना Yes, दिया sir. हुआ 5, V है 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I तो 0.2, ये डेल्टा I है, 10। I की वैल्यू 10। आप अपनी आवाज अनम्यूट रखना प्लीज। ओके, जैसे बोलो तुरंत म्यूट कर देना, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में बहुत खराब आवाज आ जाती है बात। ओके, 100 100 हो जाएगा कट, परसेंटेज रहेगा, परसेंट मत कट कर देना। अब 0.2 है, उसको यदि निकाल दूंगा तो नीचे और 100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। पता चला ना, 0.2 है तो एक डिजिट के नीचे नया एक 0 लग जाएगा। इसमें Yes, समझ में sir. आया ना सभी को? 100 100 हो जाएगा कट। अब बचा ऊपर 5% प्लस 2%, तो 5 प्लस 2 7%. 7%। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? Yes, sir. क्लियर ना?
ओके अब एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला समझा रहा हूँ। वैसे पावर हो तो क्या करे, जैसे अभी डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन समझ लो कि कोई क्वेश्चन है जिसमें z इज इक्वल टू ए बी सी, a रिज टू 4, b रिज टू 1/3, c रिज टू 5 ऐसा कुछ दिया है। अब उसका मुझे एरर फाइंड करना है, तो कैसे बनेगा? तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अब याद रखो बच्चों इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पावर जो है a रिज टू 4 वो हो जाएगा आगे 4 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस b का पावर है 1/3, वो आगे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, लिखेंगे हम डेल्टा b अपॉन b। अब वो नीचे टर्म से उससे लेना देना नहीं है, हम एडिशन करते ही जाएंगे। प्लस c रिज टू 5, तो 5 डेल्टा c अपॉन c। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? क्या किया मैंने, जो सर। पावर है ना, पावर को आगे बढ़ा दिया, बाद में a जो है उसका परसेंटेज एरर लिख दिया, यानी कि फ्रैक्शनल एरर लिखा। जैसे b रिज टू 1/3 है, तो 1/3 आगे मल्टीप्लाई इसमें b का फ्रैक्शनल फॉर्म, c रिज टू 5 है, नीचे है ऊपर है उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें खाली ऐड करते जाना है। ओके ओके सर। ये हमारा नया फॉर्मूला। ऐसे इस टाइप के सम्स आ सकते हैं। एक सम है ऑलरेडी 7th क्वेश्चन। ओके ये बाहर का क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। ओके टेक्स्ट बुक का नहीं है। आपको यहाँ ए बी सी डी का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो मुझे वेट का टोटल परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ओके किसी को पता है कैसे कर सकते हैं? यस सर। सिंपल चीज जो आगे ऊपर समझाए वही चीज। मल्टीप्लाई। यस सर। ओके आवाज म्यूट कर दो प्लीज सभी, आवाज म्यूट कर दो। चलो सिंपल चीज है, मुझे फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन वी यानी कि वेट। किसका फॉर्मूला है वो हमें लेना देना नहीं है। फिजिक्स में तो इतने सारे नए नए फॉर्मूलास आएंगे, अब सभी के अंदर डिटेल्स में जाने बैठोगे तो पॉसिबल ही नहीं समझ पाओगे। तो अभी W यानी कि डेल्टा W अपॉन W। ओके इसका हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। क्या फाइंड करना है हमें? परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू, क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला क्या है पहले तो, W इज इक्वल्स टू a रिज टू 4, b रिज टू 3, c रिज टू 1/3 और d अंडर रूट में उसको ऐसे लिख सकता 1/2। अब सभी का परसेंटेज एरर लिखेंगे, तो डेल्टा W अपॉन W परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा A अपॉन A, डेल्टा अपॉन A into 100, डेल्टा B अपॉन B 1/3 डेल्टा C अपॉन C और 1/2 डेल्टा D अपॉन D। हाँ बोलो बच्चों। सर सब में मल्टीप्लाई इंटू 100 आएगा ना? हाँ मल्टीप्लाई इंटू 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी ए बी सी का जो परसेंटेज एरर है ना, इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलता है ना, जैसे एग्जांपल 4 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, वही वैल्यू फाइनल वैल्यू हमें दी है 1 2 3 ऐसा कुछ परसेंटेज। पता चला यहाँ? ओके सर। तो आपको ऑलरेडी आंसर ही परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज। ओके सर। ओके अब डेल्टा A अपॉन A का परसेंटेज एरर कितना है? तो 1% प्लस 3, B का है 3, 1/3 C का है 3 प्लस 1/2 4। तो 3 3 यहाँ कट हो जाएगा और यहाँ होगा 2 2 जा 4। तो डायरेक्टली एडिशन करें तो 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1, यहाँ 1 तो बचेगा ना, 0 नहीं दे, ध्यान रखना 1% है, यानी कि बहुत सारी वैल्यू है उसके अंदर, प्लस यहाँ बचेगा 2%। समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है कि फिर से लिख दूं? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। 4 प्लस 9 13 114 और 16% हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो वेट का आंसर आया 16%। क्लियर? यस सर। ओके तो मतलब सर जे वेट रहतो એમાં આટલા % નો એરર હતો એવું થયું ને? हाँ वेट ना जो टोटल છે ને એમાં 16%, જેમ કે સમજી લો કે 100 કિલોગ્રામ વેટ હોય ને, તો કાં તો 86 મેજર, સોરી 84 મેજર થયું હોય, કાં તો 116 મેજર થયું હોય। ઓકે એટલો બધો મેજરમેન્ટ માં ચેન્જીસ હતો એમ। क्लियर? यस सर समझ गया। हाँ क्लियर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आईएमपी क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशंस, राइट? आपकी बोर्ड सॉरी स्कूल की एग्जाम में 90% चांसेस, यदि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे एरर के लिए, तो ये क्वेश्चन का आने का चांसेस ज्यादा है बच्चों। ओके तो ध्यान दो प्लीज। पहले तो क्वेश्चन रीड करने का ट्राई करो, क्या कहना चाहते हैं।
हमें ये फॉर्मूला दिया है ऑसिलेशंस का, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। मेजर्ड वैल्यू है L की 20, 1 mm एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि वन टाइप ऑफ द एरर, ओके। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस of the pendulum is found to be 90 seconds using the wrist watch of 1 second resolution। accuracy resolution जो है ना वो वन टाइप ऑफ एरर ही है, राइट। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन जी, जी की एक्यूरेसी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। मुझे G फाइंड करना है, अंडर रूट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सभी वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सभी साइड स्क्वायर करूं, इस साइड स्क्वायर करूं और इस साइड स्क्वायर करूं, तो 2 पाई का स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा L अपॉन G। तो यदि मैं G को मेन बना लूं तो वैल्यू इस हिसाब से आएगी 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। क्लियर, यहाँ कोई डाउट? ना सर, ओके क्लियर। ओके। अब हमें फाइंड करना है ये सारी वैल्यूज। पहले तो G में चेंजेस एक्यूरेसी यानी कि उसमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर, ओके। तो उसका जो परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा G अपॉन G। अब देखो यहाँ जो वैल्यू है ना वो परसेंटेज में नहीं है, इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म में उसका कुछ होगा नहीं, L तो डेल्टा L अपॉन L प्लस T स्क्वायर का क्या होगा 2 डेल्टा इंटू टी। डेल्टा अच्छा। T अपॉन T, ओके। हम्म, अब हमारे पास डेटा है वो देख लेते हैं, डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो मेजर वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी है। अब बच्चों दूसरी वैल्यू है 1 mm एक्यूरेसी, एक्यूरेसी लेंथ में एक्यूरेसी यानी कि डेल्टा एल 1 mm है, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो mm हो जाएगा cm, डेसी सेंटी मिली याद रखना। तो 1/10, 100। हाँ 100 नहीं 10 होगा बस, मिलीमीटर है मीटर 1 बाय नहीं है, 10 आएगा, डिवाइड बाय 10 आएगा। 1 बाय 10 है। तो 1/10 तो इसको क्या लिखेंगे 0.1 लिख सकते हैं। हाँ यस सर। सेंटीमीटर देखो पीछे जो वैल्यू है ना उसको यूनिट को सेम रखना है, अदरवाइज पूरा का पूरा फिजिक्स के अंदर अभी से ध्यान रखो, यदि आपको एक मार्क्स भी गवाना नहीं है, क्योंकि 90% स्टूडेंट, 90 नहीं मैं तो बोलूं 100% स्टूडेंट है ना, 1 से 2 मार्क्स तो 100 तो नहीं बोल सकते क्योंकि 100 में से 100 जाने वाले काफी सारे होते हैं, लेकिन 98% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गलती से यूनिट की वजह से 1 से 2 मार्क्स एग्जाम के अंदर खो देते। तो आपको यदि मार्क्स वो 2 मार्क्स नहीं गवाना है तो पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, यूनिट है ना उसके ऊपर फुल फोकस रखना है, ओके। एल और डेल्टा एल मिल गया। दूसरा 100 ऑसिलेशंस मेजर कर पाए ऐसा कोई पेंडुलम है जिसके अंदर जो टाइम है वो 90 सेकंड दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है 90 सेकंड, एक मिनट, टाइम 90 सेकंड यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड। ध्यान रखो ये जो है ना वो टाइम नहीं है, टाइम क्या है 90 सेकंड। ये ऑसिलेशन है, काफी सारे स्टूडेंट है ना यहाँ मार्क आ जाते हैं, टाइम की जगह 9 यानी कि टी की जगह डाल देंगे 100 और डेल्टा टी डाल देंगे 90 सेकंड, ओके। तो यहाँ मार्क मत खाना, सेकंड यानी कि टाइम, ये दो वैल्यू है, उसमें 90 यानी कि बड़ी वैल्यू तो ऑलवेज टी की वैल्यू होगी, ओके। एरर ऑलवेज पॉइंट के अंदर होगी या कम वैल्यू में होगी, और 1 सेकंड रिजोल्यूशन यानी कि वो है डेल्टा टी, ओके। તમને अब ખબર हम કઈ રીતના પડે વેલ્યુ ડેલ્ટા લેવાની? કઈ આ રિઝોલ્યુશન લખેલું તો છે બેટા પાછળ, ये जो पीछे रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या મતલબ हुआ, જે हाँ એરર चेंजेस, હશે એ ડેલ્ટા લેવાનું। हाँ एरर होगी ना वो डेल्टा के फॉर्म में लेनी, और ये ओरिजिनल वैल्यू है 90 सेकंड, जो मेजर की वैल्यू वो 90 सेकंड है और उसमें चांसेस कितना है 1 सेकंड का, तो वो है एरर हमारी, ओके। अब वैल्यू डाल देते हैं हम डेल्टा एल, यहाँ परसेंटेज में फाइनली मल्टीप्लाई कर देना, इसलिए हम क्या करेंगे सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू डाल देते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू है 20 सॉरी 0.1, एल की वैल्यू है 20 इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा टी है 90 सॉरी 1, टी की वैल्यू 90
इंटू 100। अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ कि यदि आप सोल्व करोगे तो फाइनली आपका जो आंसर है वो 3% आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो और खुद घर पे सोल्व करना है। चलो, कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इसलिए आपको खुद करने को बोल रहा हूँ। क्लियर? चलो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हम देखो, इसके अंदर नहीं जाएगी कि क्या है, बेसिक में आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कहाँ यूज होती है और कैसे पता चलेगा कि यदि मैंने कोई भी लड़के को या फिर किसी को मैंने एक लेंथ मेजरमेंट करने को बोला, एक स्केल है या फिर कोई ऐसा डंडा है उसका लेंथ मेजरमेंट करने को बोल रहा हूँ। अब वो मैं इसके पास वो बड़ी सी स्केल है। अब वो स्केल के अंदर यहाँ 0, यहाँ समझ लो 1, यहाँ समझ लो 2 और यहाँ समझ लो 3 और यहाँ समझ लो कि 2.5 है और बीच में आके होते हैं। अब उसको यदि मैग्नीफाई किया मैंने, मैग्नीफाई किया, अब उसके अंदर ऐसा हुआ ये जो 2 है ना, सॉरी 2, और यहाँ वैल्यू आती थी 2.2 और यहाँ वैल्यू आती थी 2.3। अब उसके एग्जैक्ट 2.2 एंड 2.3 के बीच में एग्जैक्ट ये आ रहा था। अब वो स्केल से तो मेजर हो पाएगा नहीं, वैल्यू जो आ रही थी 2.2 एंड 2.3 के बीच में, और लेकिन स्केल के अंदर 2.2 एंड 2.3 के बीच में कोई भी ऐसे आके होते नहीं है, ऐसा कोई डिविजन होता नहीं है, तो उसको मेजरमेंट करना है तो पॉसिबल नहीं था। अब उसके पास दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, तब उसने क्या कर लिया, उसने देखा कि ओवरऑल वैल्यू है वो इस साइड है, आधे से ज्यादा है, तो इसने जनरली 2.26 अपने हिसाब से एज्यूम कर ली। समझ में आ रहा है बच्चों? उसने क्या किया, वैल्यू 2.26 हाँ हो सर। सकती है। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो 6 है ना वो अनसर्टेन नंबर है। 6 क्या है? अनसर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर। और ये जो 2 है 2.2 वो सर्टेन डिजिट है, वो तो पता है कि आपने ऑलरेडी, वो तो कंफर्म ही है ये 2.2 पक्का है। ये जो वैल्यू है ना 6, उसमें यदि प्लस और माइनस या एरर आ सकता। क्लियर? सर्टेन एंड अनसर्टेन नंबर में। यस सर। तो ये जो हाँ अनसर्टेन सर। नंबर है, एक बार फरीदी समझाओ ना। यदि मैंने कोई चीज मेजर की, लेंथ मेजरमेंट की, स्केल के अंदर देखा 2 एंड 3 के बीच में आ रही थी, अब और जूम करके देखा तो वैल्यू 2.2 एंड 2.3 जो आका हुई ना अपने यानी बच्चे आवती थी, हाँ हाँ 2.2 एंड 2.3 के बीच में आ रही थी। अब बीच में तो कुछ था नहीं, 2.2 एंड 2.3 में स्केल में कुछ आता नहीं है, वो एक ही होता है ऐसे। तो अब उसके बीच में नंबर्स नहीं था, इसलिए मुझे मेजरमेंट करना था, एग्जैक्ट वैल्यू जूम करके मैंने देखी थी तो वो कुछ दिखाई नहीं दी, इसलिए हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि ये 2.2 एंड 2.3 के बीच में है, तो ज्यादा वैल्यू 2.3 साइड है, तो इसलिए 2.26 हो सकती है। ये जो 6 नंबर है वो हमने एज्यूम किया कि ऐसा कुछ होगा, तो वो नंबर अनसर्टेन नंबर है और 2.2 जो है वो सर्टेन नंबर है। क्लियर? सर। हाँ क्लियर। यस तो सर। ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन में कुछ ऐसा ही है कि नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस वन एडिशनल डिजिट विच आर अनसर्टेन। ये 2.2 में हम सर्टेन थे, फिक्स थे, और बाकी के जो डिजिट थे उसमें ये वैल्यू अनसर्टेन यानी कि हमें पता नहीं थी, तो ये वैल्यू, ये जो फिगर है उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इस टाइप की जो वैल्यूज होती है ना, जैसे ये 2.2 है, उसमें काफी सारे अनसर्टेन और काफी सारे सर्टेन नंबर्स थे, तो उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? अब उसको मेजरमेंट पता कैसे चलेगा, तो एक रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करना है। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए इस रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल से कोई भी नॉन जीरो डिजिट होता है ना, कोई भी नॉन जीरो डिजिट, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। जैसे वैल्यू है 125.63, तो कोई पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका आंसर आएगा 5। क्लियर? कोई भी नॉन जीरो डिजिट, अब है ना उसको और इसमें, ये जो टॉपिक मैंने जो समझा है ना सिग्निफिकेंट फिगर, उसको और इसमें ना और इसको दोनों को मर्ज करने का ट्राई मत करना, इसको मर्ज करने का ट्राई मत करना, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपकी। आप खाली ऐसा सोचो कि मैंने ऊपर सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में समझा ही नहीं है, आपको डायरेक्टली ये टॉपिक समझा रहा हूँ। ओके, और तो आप अच्छे से समझ पाओ, क्यों? क्योंकि वहां आप अपना लॉजिक नहीं लगाओगे, अदरवाइज यदि ऊपर ऊपर का लॉजिक इसके अंदर डालोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा क्रिएट होगा। तो पहले ये समझ लो, रूल सारे समझ लो,
फर्स्ट रूल से नॉन जीरो नंबर जो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसमें नॉन जीरो नंबर क्या एग्जांपल फॉर ये वैल्यू में पांचों पांच नॉन जीरो वैल्यू है, उसको उसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ 5। सेकंड, ऑल द जीरोस नंबर बिटवीन द टू नॉन जीरो, जैसे मैं वैल्यू लिख रहा हूं 125.004, तो यदि नॉन जीरो नंबर नॉन जीरो 1 2 5 एंड 4 नॉन जीरो है, उसके बीच में यदि जीरो नंबर आ रहा है तो ये सारे तो उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे, यानी कि मान लेंगे। याद रखो बच्चों, पहले तो सारे नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ही। अब आए जीरो, तो जीरो यदि नॉन जीरो वैल्यू के बीच में आ रहा है, ऐसे इसके बीच में नंबर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर सेकंड में? यस सर। थर्ड, अभी आपको नहीं समझ में, थोड़ा सारे रूल समझ लोगे बाद में मजा आएगा। ये एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, डायमेंशन फॉर्मूला जैसा टॉपिक है। इफ नंबर इज लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1 यानी कि 0.0 में यदि वैल्यू होती है, तो जैसे 0.005 तो 1 से लेस देन वैल्यू हुई, तो हम जो राइट साइड के नंबर जीरोस होते हैं, राइट साइड यानी कि सॉरी लेफ्ट साइड के जीरो, तो ये जो जीरो है उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे नहीं, इसको हम सिग्निफिकेंट मान सॉरी एक मिनट हाँ, इसको हम सिग्निफिकेंट हाँ वही मानेंगे। है। हाँ, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे खाली लेफ्ट साइड की, सो राइट साइड की वैल्यू। तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हुई, तो खाली 1। अब टेक्स्ट बुक में जो दिया वो एग्जांपल ले लेते हैं 0.001507। अब ये सारे जो नंबर्स है पॉइंट, तो उसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन इसको हम मानेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हुई 4। क्लियर थर्ड में? यस सर। फोर्थ नंबर, इफ अ नंबर without decimal point, the zero on the right side of the last non-zero। अब देखो आपको वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप रीड करने को ट्राई करोगे। ओके, यहाँ ध्यान दो, मैंने लिखा 125, तो इसके डिजिट हुए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन मैं यदि ऐसे लिखूंगा 12500, तो यहाँ पीछे के जीरो है ना, उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे नहीं, तो खाली कितनी होगी सिग्निफिकेंट वैल्यू 3। यदि मैं लिखूं 13500, तो उसको मानेंगे नहीं, सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी 3। क्लियर? यस सर। पीछे के जो जीरो होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट मानते नहीं है। नहीं है। फिफ्थ नंबर, ट्रेलिंग जीरो इज अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो यानी कि पॉइंट के बाद के जीरो, ये देखो ऊपर में क्या था, सभी में पॉइंट नहीं था, याद रखो ये ट्रेलिंग जीरो ही था, लेकिन वो पॉइंट वाले नहीं थे वैल्यू, वो पॉइंट बिना वैल्यूज थे। और ये जो वैल्यू है पॉइंट वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है पॉइंट। तो यदि पॉइंट के अंदर आ रही वैल्यू, जैसे मैं ऐसा लिखूं 2.50, तो हम पीछे के जीरो को मानेंगे। वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इतना जितना आसान है ना वो इतना दिख रहा है उतना है नहीं। ओके, सारे आपको शांति से बैठना पड़ेगा, हर एक रूल्स को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ही आएगा। क्योंकि ये आपको JEE में 1 मार्क्स देगा और एक बोर्ड में देगा, कंपलसरी सिग्निफिकेंट का एक क्वेश्चन MCQ आता ही है। ओके, तो इतना इजीली यदि 10 मिनट में जो टॉपिक है वो यदि JEE में 1 मार्क्स का हो जाता तो इतना आप जितना समझ रहे हो उतना इजी मार्क्स नहीं कवर कर पाओगे। ओके, तो हार्ड तो है ही, वो गारंटेड है, लेकिन आपको रूल्स माइंड में होने चाहिए सारे। तो पॉइंट वाले नंबर्स में पीछे के जो जीरो होते हैं उसको सिग्निफिकेंट मानते नहीं है, इसलिए उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी 2। क्लियर? अब सारे रूल्स को और मैं समझा देता हूँ, वापिस समझाता हूँ। चलो, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सारे नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन जीरो यानी कि जो जीरो नहीं है उसको सभी को हम मान लेंगे सिग्निफिकेंट। इतना तो क्लियर हो गया। पहले क्या काम करना है कि आपको देखना है कि नॉन जीरो नंबर कितने हैं। अब आपको बात रही जीरो की, तो यदि वो जीरो बीच में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट मानेंगे, यदि वो जीरो बीच में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट मानेंगे। अब यदि वो पीछे आ रहे हैं तो उसको नहीं मानेंगे, यदि वो पीछे आ रहे हैं तो उसको नहीं मानेंगे। और वो पॉइंट वाले टर्म्स में यदि आगे आ रहे हैं तो नहीं मानेंगे, और पॉइंट्स वाले टर्म में यदि वो पीछे आ रहे हैं तो भी नहीं मानेंगे। क्लियर? हाँ सर। एक
एक ज मिनिट बेटा, आ मानवो पड़शे, हूँ भूलाई गयो, तू ऊपर नु समझ। हाँ इसमें सर। ना इसको मानेंगे, ओके। पॉइंट वाले टर्म में आगे के जीरो होते हैं ना, ये पॉइंट वाले नंबर्स थे 0.05, तो आगे की जीरो को नहीं मानते पॉइंट वाले डेसिमल नंबर में, लेकिन डेसिमल नंबर में जो पीछे जीरो आते हैं उसको हम मानेंगे। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब देखो, यदि ऐसा जैसे एग्जांपल 4 में बताओ कि 25.40000, बोलो क्या होगा उसमें? सिग्निफिकेंट। 7 significant figures. ओके। अब सिग्निफिकेंट। अब देखो, एक रूल्स है, ध्यान देना, नया रूल्स है, ओके। अब इसके अंदर आपको, अब ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं, अब उसको आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको, ओके। इसमें से आपको सिग्निफिकेंट नंबर बताना। चलो फर्स्ट का क्या होगा? 1 फर्स्ट का सिग्निफिकेंट नंबर 1 1, ओके, वेरी 1 गुड। 1 सेकंड का 4 4 5 4 4 सेकंड का 4 4, 4 पॉइंट में पीछे के मानते हैं, ओके। ऐसे नंबर जो होते हैं उसको मानेंगे। 0 पॉइंट है ना, ये पॉइंट, वो कौन सा रूल्स लगेगा यहाँ सेकंड में? ये रूल्स लगेगा बच्चों, ये रूल्स, नंबर लेस देन 1, इसमें ना, ओके, इसलिए हम उसमें मानेंगे। चलो थर्ड में 27 27 अब यहाँ ध्यान दो, 3 खाली 3 3 સર। ખાલી 3। સર કેમ કે 0 તો નહીં। તમે આ વેલ્યુ લખશો તો કઈ રીતે લખશો? જુઓ 2.6, તમને એવું લાગે છે ડેસિમલ પોઈન્ટ માં છે, પણ લખશો તો કઈ રીતે લખશો? 264 પછી કેટલા જીરો? 22 જીરો લખશો। म्यूट कर, आवाज म्यूट कर दो, आवाज म्यूट कर दो प्लीज सभी स्टूडेंट। आप लिखोगे तो ऐसे ना 264 बाद में 00, तो ये वैल्यू खाली 3 होगी, ओके। चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन आप वापिस अपने आवाज म्यूट कर देना। एक मिनट, एक मिनट, ओके। चलो फोर्थ नंबर का क्या होगा, बोलो चलो। 4 वेरी गुड, 4। फिफ्थ का 4 वेरी गुड। 6 का क्या होगा, बोलो चलो। 4 क्या? 4 સર। तो इतना आपको याद न रखें, उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। ये जो ऊपर की वैल्यू होगी 10⁻², उसमें कुछ लेना देना नहीं, आपको ये सारी वैल्यू को ध्यान देना है। क्लियर? वैसे तो आपके सारे Yes, sir. आंसर सही हुए, इसका मीनिंग आपको एटलीस्ट 50 से 60% तो क्लियर हो गया है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अब ये आज का लेक्चर अब यहाँ। सो तो बच्चों, कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.